दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को 27 साल बाद मिली है बड़ी जीत। वहीं आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। अब तक के आए रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 45 से 50 सीटें और वहीं आम आदमी पार्टी को 20 से 22 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। हल्का बहुत फर्क आने वाले समय में कुछ घंटों में इसमें हो सकता है, लेकिन पिक्चर क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। तो चलिए अपने एक्सपर्ट से समझ लेते हैं। पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो मैम, बीजेपी की जीत का फॉर्मूला क्या है? 27 साल के बाद आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी ये जगह बना पाई? अच्छा सवाल है ये सृष्टि, क्योंकि मैं पिछले 2 महीने से इस बारे में बात कर रही हूँ, लगातार इसके बारे में चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि ये जानने की चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी जगह जहाँ पिछले असेंबली में उनके पास 3 सीटें थी, 3 सीट से आज वो सरकार बना रहे हैं और मुश्किल से नहीं बना रहे हैं सरकार, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ वो सरकार बना रहे हैं। ये यहाँ 3 नंबर से यहाँ 48 पर शायद रुका है अभी जब हम बात कर रहे हैं। ये फासला कैसे तय किया उन्होंने? तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाहूंगी वो ऑन ग्राउंड माइक्रो मैनेजमेंट, जो भारतीय जनता पार्टी ये काम करने में वो एक्सपर्ट है। जहाँ जहाँ उन्होंने हाल में जीते हैं इलेक्शंस, जैसे हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, मैं आपको पिछले ही 2 इलेक्शन के बारे में बात कर रही हूँ, उसके पीछे नहीं ले जा रही हूँ। इन दोनों जगह भी हमने मैसिव ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट देखी थी भारतीय जनता पार्टी वर्कर्स की और आरएसएस कार्यकर्ताओं की। सिर्फ एक नहीं, ये दोनों संगठन साथ में मिलकर दिल्ली में पिछले 6 महीने से डेरा जमाए हुए थे। मैं आपको बताऊं, यहाँ जितनी कॉन्स्टिट्युएंसीज है, 70 कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं दिल्ली में, 70 कॉन्स्टिट्युएंसी में हर कॉन्स्टिट्युएंसी में भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 5 सांसद उतारे थे। 5 सांसद एक कॉन्स्टिट्युएंसी के लिए, और महीनों से वो सांसद लगे थे। उन सांसदों के नीचे कितने अलग अलग प्रमुख बनाए गए थे, वो प्रमुखों के नीचे कितने कार्यकर्ता थे, और कितनी छोटी छोटी सभाएं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने मिल के दिल्ली में करी है पिछले 6 महीने से। तो ये वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पिछले 1-2 साल से इसकी ग्राउंड तो वो बना ही रहे थे, पर 6 महीने में स्पीड पकड़ ली थी काम ने। तो ये चुपचाप तो वो कर ही रहे थे, ऑन ग्राउंड मोबिलाइजेशन। मगर अगर इससे जब हम हटेंगे तो 2-3 चीजें जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम आई, एक तो कि वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर यहाँ का चुनाव लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री का चेहरा एक ऐसा चेहरा है जो विश्वास जगाता है लोगों में। अभी तक ये तीसरा टर्म हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां भी जाते हैं ऐसा नहीं है कि 100% स्ट्राइक रेट है उनकी, मगर उनकी स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा अच्छी है, तो एक विश्वास जरूर जगाता है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं आपके लिए, एक तरफ विश्वासघात लोगों ने बोला जो अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ किया, और दूसरी तरफ एक विश्वास का चेहरा जो नरेंद्र मोदी थी। तो शायद ये भी बीजेपी के लिए काम कर गया। इसके अलावा जो मेजरली बीजेपी के लिए काम करा वो बीजेपी की हुई चीज नहीं थी, वो अरविंद केजरीवाल जी की हुई चीज इसी के ऊपर मैं आ रही थी। तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे वादे दावे किए। अरविंद केजरीवाल एक नारे के साथ जनता के बीच उतरे। उन्होंने कहा कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मेरी जनता ये साबित करेगी, कोर्ट में फैसला जब आए तब आएगा, लेकिन दिल्ली की जनता मुझे ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी, उसके बाद ही मैं सीएम की गद्दी पर बैठूंगा। अब केजरीवाल के उन दावों वादों का क्या हुआ? अपनी ऑडियंस को मैं बता दूं कि उनका पहला बयान आ चुका है, और अपने पहले बयान में उन्होंने कहा है कि जनादेश स्वीकार है और भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के उन वादों का क्या हुआ? क्यों? आपने भी कहा कि बीजेपी अपने इतने एफर्ट की वजह से नहीं जीती है जितना आम आदमी पार्टी ने जो गलतियां की उसकी वजह से जीती। क्या वो गलतियां हैं? और अब जो समय आम आदमी पार्टी के लिए आने वाला है, वो पार्टी जो 10 साल में इतनी बड़ी पार्टी बन गई थी कि उसे एक विकल्प के रूप में, ऑपोजिशन के विकल्प के रूप में देखा जा रहा था, अब उसका भविष्य क्या है? तो मैंने सेगमेंट में आपके लिए सवाल दिया है कि पहले तो क्या कमी रह गई केजरीवाल की तरफ से, और दूसरा भविष्य क्या है आम आदमी पार्टी का? ये जो बड़बोलापन है ना अरविंद केजरीवाल जी का, वो बहुत एक्सटेंड तक उनकी इमेज को डेंट कर गया।
ठीक है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है अरविंद केजरीवाल ने, और जितने स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं ना इन पिछले 10 सालों में, और ये 10 साल के पीछे जो 3 साल जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का काम हुआ, उस वक़्त से जो शुरू किया उन्होंने बोलना, और जो अभी तक बोलते आए, मुझे लगता है इसमें से ऐसे कई सैकड़ों उनके स्टेटमेंट होंगे जिनके ऊपर आज वो बैठकर ज़रूर मंथन कर रहे होंगे और रिग्रेट कर रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला। इसमें से सबसे पहली चीज़, जब आप बच्चों की कसम खाते हैं ना, बच्चों की कसम खा के आप कहेंगे कि आप राजनीति में नहीं आएँगे, और फिर आप पहला मौका मिला और आप कूद पड़े राजनीति में, तो लोगों के बीच में चलिए क्या मैसेज जाएगा? ये सारी जो कैंपेन चली है कि अरविंद केजरीवाल क्या कहते थे और कैसे पलट गए, ये कैंपेन इस बार सबसे ज़ोर-शोर से चली है। पिछले इलेक्शन में ये हालचाल नहीं था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस तरीके से कैंपेन, उनके सारे पुराने स्टेटमेंट्स को उठाकर और किस तरीके से बिल्कुल उसका ऑपोजिट किया है, अरविंद केजरीवाल ने नहीं चलाया था, इस बार चलाया, और काफ़ी चीज़ें चिपक गई उनके ऊपर। जैसे ये आप राजनीति में नहीं आएँगे, बच्चों की कसम खाते हैं, पहली चीज़ उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए कांग्रेस के साथ हाथ नहीं थामेंगे, ये करप्ट लोग हैं, ठीक है, ये एंटी करप्शन के प्लैंक पे आए थे, ये करप्शन हटाने आए थे। तो जो करप्शन हटाने आए थे वो खुद ही करप्शन के ही मामले में जेल चले गए, वो कांग्रेस से हाथ मिला लिया, राजनीति में तो तुरंत आ गए, घर नहीं लेंगे, 2 कमरे के घर में रहेंगे, इतना बड़ा शीश महल बना लिया, गाड़ी नहीं लेंगे और सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आम आदमी पार्टी, अभी अभी हम कहीं किसी जगह मैं थी जहां उनकी पार्टी के नेता और खुद वो भी आए थे, जिस सिक्योरिटी के साथ वो चलते, और अरविंद केजरीवाल को छोड़िए, उनके जो नेता हैं पार्टी के, वो जिस सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, आपको लगेगा कि मतलब प्रधानमंत्री का काफिला तो नहीं आ रहा है। तो आप ये सारी चीजें करेंगे तो जनता कोई बेवकूफ थोड़ी है, जनता तो सब समझती है। पर मैं आपको तब भी सृष्टि कह रही हूँ कि ये सारी चीजें हैं जिससे परसेप्शन उनकी डेंट हुई, जो एक्चुअल मुद्दे थे जमीन पर वो तो अलग ही थे। सृष्टि, आपने पार्टी के नेताओं की बात की, आम आदमी पार्टी के नेता, दिग्गज नेता, वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए हैं, क्योंकि टॉप में से आप गिनना शुरू कीजिए। सौरभ भारद्वाज अपनी सीट हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, अवध ओझा हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए, एक आतिशी अपनी लाश बचा के निकली है, अरविंद केजरीवाल खुद आ रहे हैं, खुद हार गए। टॉप लीडरशिप ढेर हो गया है आम आदमी पार्टी का, ढेर हो गया। और ये बात पिछले 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप के नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े कॉन्फिडेंस से मुझसे तो कम से कम पिछले 1.5 महीने से कह रहे हैं, और 4 नाम वो बराबर लेते थे। पहला अरविंद केजरीवाल का, आतिशी का भी लेते थे लेकिन आतिशी की सीट बच गई, उसके बाद सिसोदिया का लेते थे, और मुझे लगता है इसका अवध ओझा नहीं, सौरभ के भी लेते थे, कि आप लोगों को लगता है कि भाई वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जीके से, लेकिन आप रिजल्ट देखना। तो रिजल्ट में तो आप दिख ही रहा है अब कि सिर्फ आतिशी की सीट बची है, वो भी ट्रेल कर रही थी काफी समय तक, अंत में जाकर वो जीती हैं। तो भाई ये आइडिया तो चल गया था राइवल पार्टीज को कि क्या हालचाल चल रहा है, और अगर राइवल पार्टीज को आइडिया चल गया तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को खूब पता चल गया होगा कि उनकी जमीनी हालत क्या है, क्यों हुई ये जमीनी हालत। सवाल ये है, जैसे मैं आपको अभी रेफर कर रही थी सृष्टि, की मुद्दे, ये परसेप्ट जो हमने बातें करी वो परसेप्शन की बातें हैं। मुद्दे क्या थे? मुद्दे जो थे ना, वो एक्चुअली गंदा पानी, सड़कें टूटी हुई, कूड़े का पहाड़, गंदा नाली जो साफ नहीं किया जाता, बारिश में पानी भरना। और आपको वो याद होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट में जिस तरीके से पानी भर गया और बच्चे मर गए, शॉर्ट सर्किट पोल में हाथ लगाया, बच्चे मर गए, आयन के गेट में हाथ लगाया, इलेक्ट्रिक्यूट हो गए। ये सारी चीजें, सिविक इश्यूज का इशू इसलिए बड़ा हुआ क्योंकि जब एमसीडी आपके पास है, स्टेट, आप हर चीज, तो किसके ऊपर आप किसके ऊपर आप ब्लेम। देखिए अरविंद केजरीवाल जी की ये जो चल रहा था ना तमाशा, कि ये एलजी मुझे काम नहीं करने देता, एलजी मुझे काम नहीं करने देता, सारी फाइलें रोक देते हैं। भाई साहब, मैं कहती हूँ कि अगर आपने एक बार सिंसियर एफर्ट की होती, आप तो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नेताओं में से एक है ना, फिर आप वो फाइलें लाके दिखाइए जनता को, जो फाइलें आपने एलजी के पास भेजी और एलजी ने साइन करने से मना कर दी। अगर आपने यमुना को साफ सफाई, यमुना का मुद्दा एंड में कितना जोर पकड़ गया, कितना तूल पकड़ गया यमुना का मुद्दा, और यमुना में अरविंद केजरीवाल जी के जो बयान आए थे ना सृष्टि, पिछले 10 दिन में जो अरविंद केजरीवाल जी की हरकतें थी,
मुझे लगता है कि हम मॉर्निंग मीटिंग में हम ये बार बार डिस्कस कर रहे थे कि इतने डेस्परेट बयान क्यों हो गए अरविंद केजरीवाल के। पढ़े लिखे हैं वो, एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर हैं अरविंद केजरीवाल, आईआईटी से पढ़े हुए इंजीनियर हैं अरविंद केजरीवाल। ऐसा थोड़ी है कि उन्हें बातें नहीं समझ में आती हैं, लेकिन सुबह उठकर अगर आप ये कह देंगे कि यमुना में जहर घोल दिया गया है और जेनोसाइड करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो इसका क्या अर्थ निकालेंगे आप फिर हम उस बयान के पीछे जाकर समझने, उनकी मंशा समझने की कोशिश करें। तो मैं तब से कह रही थी कि डेस्परेशन सेट इन कर गई है। डेस्परेशन क्यों सेट इन कर गई? क्योंकि जमीनी हालत आपको भी पता चल रही है ना। आज सुबह जैसे हम लोग सुबह 6 बजे से हम सब स्टूडियो में बैठे हुए हैं, जो मैंने पहला बयान आतिशी का देखा और पहला बयान मैंने सिसोदिया जी का देखा, और उसी वक्त आप समझ रहे थे कि बॉडी लैंग्वेज टूटी हुई थी उनकी। अभी तक तो खबर आ ही गई होगी कि क्या हुआ। आप सिविक इश्यूज की बात कर रहे हैं, लोग कुछ भी कहे, मैं कहती हूं आपको सृष्टि कि जमीन पे गए हुए रिपोर्टर्स वापस आकर सिर्फ सिविक इश्यूज की बात कर रहे थे। सिविक इश्यूज इनको ले डूबा। ये जो करप्शन के चार्ज थे, शीश महल के चार्ज थे और कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा चार्ज थे, वो तो तब भी एक बार के लिए उसे वो किनारे करने शायद कर भी सकते थे, लेकिन जो वो नहीं कर पाए वो इसके जवाब थे कि तुमने सड़क क्यों नहीं बनवाई, तुमने गंदगी क्यों नहीं साफ करी, हमारे नाले क्यों नहीं साफ हुए, हमारे घर में गंदा पानी क्यों आ रहा है, और जब आप कहते हो कि बिजली फ्री है तो इतनी सरचार्ज आपने कैसे लगा दी। ये सारी चीजें दिल्ली की हाल, सेंट्रल दिल्ली और साउथ दिल्ली के अलावा आप मुझे एक और इलाका दिल्ली में बता दो जो रहने लायक है। ये तो मेन इश्यूज हो गए जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी हारती हुई दिख रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन का अब क्या सीन है ये किसी को नहीं समझ में आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये यार सृष्टि। मैं भी सोच रही हूँ, सुबह से मैं भी सोच रही थी कि अब क्या होगा इनका। हर चुनाव में हम बात करते हैं, हर चुनाव में पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है इंडिया गठबंधन का। अब देखिए नीतीश कुमार से ज्यादा इंटरेस्टिंग इंडिया गठबंधन हो गया है, क्योंकि समझ में नहीं आता है कौन किसके साथ है। एक चुनाव आप साथ लड़ना चाहते हैं, एक चुनाव में केजरीवाल अखिलेश के दोस्त हो जाते हैं, ममता बनर्जी के दोस्त हो जाते हैं, फिर राहुल गांधी की याद आ जाती है, फिर राहुल गांधी किनारे हो जाते हैं। अब शायद क्योंकि केजरीवाल पावरफुल नहीं रहे हैं तो शायद वापस बाकी क्षेत्रीय पार्टियों को फिर राहुल गांधी की याद आ जाए। बहुत ही अजीब सा डायनामिक्स है जो लगातार इंडिया गठबंधन के साथ देखने के लिए मिलता है। मैं आपको समझाती हूँ सृष्टि, इसमें 2 चीजें होंगी, मेरी समझ से 2 चीजें होंगी। पहला कि राहुल गांधी जी ने जो अपना स्पेस लूज किया था इंडिया गठबंधन में, वो स्पेस अब उनकी तरफ वापस आती दिखाई देगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो दावेदारी थी ना कि मैं सबसे बड़ा नेता इंडिया गठबंधन में, वो तो आज खत्म हो गई। दूसरी बात, जो ममता बनर्जी ने, जो अखिलेश ने या फिर उद्धव ठाकरे ने, इन लोगों ने जो अपनी पूरी ताकत अरविंद केजरीवाल के पीछे लगाने का डिसीजन लिया था, राहुल गांधी के अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल का साथ और हाथ थामेंगे। अखिलेश यहाँ आकर प्रचार कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के लिए, ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दे दी थी, तो ये सारे लोग ने डिसाइड कर लिया था कि बिटवीन राहुल गांधी एंड अरविंद केजरीवाल वी वांट टू गो विद अरविंद केजरीवाल। तो ये चीज पूरी गड़बड़ा गई है, पहले वही गड़बड़ा गई। दूसरा कि अब दूसरा चुनाव आने वाला है बिहार का इस साल के अंत में, उस वक्त क्या ये अलायंस तब तक साथ रहेगी या बिखर जाएगी? अब ये बिखरी हुई अलायंस है, एक तरीके से देखो तो बिखरी हुई अलायंस है, कभी साथ आती है कभी नहीं आती है, मगर अब बिहार में क्या इसका रहेगा रूपरेखा, वो जानना इंटरेस्टिंग होगा। बहुत इंटरेस्टिंग रहता है कांग्रेस का परफॉर्मेंस। मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस हर बार हार के भी जीत कैसे जाती है, क्योंकि अभी आपने बोला कि राहुल गांधी के लिए बड़ी अच्छी बात है, राहुल गांधी 0 सीट पे हैं, पर फिर भी इमेज इंडिया गठबंधन में कम अरविंद केजरीवाल की होती दिखाई दे रही है। पूरे लोकसभा चुनाव में जो सीटें आई कांग्रेस की, वो कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन फिर भी वाहवाही हो रही थी। पर आज एक बात आपको नोट करनी चाहिए, ऐसी 12 सीटें दिल्ली में हैं आज, 12 सीटें जिस पे जीत दर्ज करी है भारतीय जनता पार्टी ने। वो 12 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो डिफरेंस है वोट्स का, उससे ज्यादा वोट कांग्रेस ने पोल किया है। इसका मतलब ये होता है कि कांग्रेस ने वो सीट खराब कर दी आम आदमी पार्टी के लिए, समझे? अगर वो वोट कांग्रेस नहीं काटती तो शायद आम आदमी पार्टी उन 12 सीट में रेस में रहती, मगर भारतीय जनता पार्टी के पाले में ये 12 सीट इसलिए गई क्योंकि कांग्रेस ने उस सीट पर आम आदमी पार्टी का खेल खराब किया। अरविंद केजरीवाल लगातार ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, क्योंकि हरियाणा में भी कहा गया कि शायद आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ लड़ते। राहुल गांधी ने लास्ट तक कोशिश की अरविंद केजरीवाल के साथ की ठीक है बात बन जाए सीट बंटवारे पर, नहीं माने।
इस बार भी दिल्ली में पहले ही अरविंद केजरीवाल ने कहा, राहुल गांधी ने भी अपनी तरफ से पहले ही कह दिया था कि उनकी हम सारी दिल्ली सीटों यूनिट पे ने लड़ेंगे। उनके दिल्ली यूनिट हम्म, ने ये क्लियर कर दिया था कि वो साथ नहीं लड़ना चाहते, फिर हम्म, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता साथ लड़ने हम्म। का। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि अगर अलायंस के हिसाब से सोचते, जीतने के हिसाब से सोचते, तो कांग्रेस वोट नहीं काटती, कहीं ना कहीं फायदा अरविंद केजरीवाल को ही होता। हाँ, एक तरीके से आप कहेंगे ओवर कॉन्फिडेंस, मैं कहूंगी स्ट्रैटेजी। मैं हम्म, कहूंगी स्ट्रैटेजी, और उन लोगों को शायद ये लग रहा था कि खींच लेंगे, हम्म, मामला बिगड़ेगा नहीं, इतना नहीं बिगड़ेगा। और राहुल गांधी इस पूरे मैं क्या कहूँ फोर्स के साथ, जिस फोर्स के साथ उतरे जमीन पर कैंपेन करने पिछले 10-15 दिनों में, वो शायद अरविंद केजरीवाल ने या उनकी टीम ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा इस बार सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरते हुए दिखाई दिए, नरेंद्र मोदी को नहीं। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं जैसे लोग कह भी रहे हैं, और एक लाइटर सेंस में, कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो हाथ मिलाते हुए नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में, लेकिन सच में इस बार तो ये कहना जरूरी होगा कि कांग्रेस ने एक तरीके से बात मतलब हेल्प कर दी है, बीजेपी की हेल्प कर दी है, कम से कम 12 सीटों पर, बड़ा नंबर है 70 में से 12। हमने एग्जिट पोल के टाइम पर भी ये बात की थी कि हम्म, कौन किसकी बी टीम की तरफ प्ले कर रहा है, तो वो पता चल रहा था, अभी नतीजों में भी पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं फायदा उन्हें ही मिला है। मेरा लास्ट सवाल ये है कि बिहार में अब अगले इलेक्शंस हैं, लगातार एक नैरेटिव बीच में बना था जब भारतीय जनता पार्टी ने लगातार स्टेट्स हारे थे कि अब प्रधानमंत्री की छवि में वो बात नहीं रही, लेकिन पिछले अगर हम 2-3 चुनाव देखें, हरियाणा देखें, महाराष्ट्र देखें, अब दिल्ली देखें, तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़े गए और जीत दर्ज हुई। तो क्या बिहार के लिए भी मोमेंटम बन रहा है? कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी ये मैसेज जा रहा है कि जरा सोच समझ के इधर उधर होइएगा इस बार। ये बजट में भी आप ही को दे दिया है, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी आपके पास है, पर पावर हमारे पास है। क्योंकि अगर मैं बात भी करूं तो बिहार के आंकड़े भी बड़े इंटरेस्टिंग थे पिछली बार। बिहार की 243 में से आरजेडी भले ही बड़ी पार्टी थी 75 सीट्स के साथ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी 74 सीट्स थी और जेडीयू के पास 43 सीट्स थी। तो अपर हैंड भारतीय जनता पार्टी का ही है। तो क्या आने वाले इलेक्शंस में और ज्यादा इन सीट्स में इजाफा होने वाला है? देखिए, बिहार आज के तारीख में आप पूछिएगा, हम फरवरी में हैं अभी, अक्टूबर नवंबर में चुनाव है बिहार के। अभी से ही जो वहाँ की ग्राउंड रियलिटी हमें समझ में आती है, इट लुक्स पॉजिटिव फॉर द भारतीय जनता पार्टी। अभी से ही मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि ये सेंस हम लोगों को अभी ज़मीन पे लग रहा है कि बात बनती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में। अब एज फार एज नीतीश जी का सवाल है, देखिए नीतीश जी अब अगर फिर पाला बदलेंगे तो मतलब बड़ी मुश्किल उनके लिए होगी, क्योंकि और ये ऐसे नेता हैं कि पाला बदल भी लेते हैं और तब भी मुख्यमंत्री रह जाते हैं। मतलब किस्मत तो भगवान ने इनको जरूर दी है छप्पर फाड़ के कि ये इधर रहे या उधर रहे, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तो नीतीश जी के साथ ही रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2 चीज क्लियर करी है जिस पर मैं पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर रही हूँ सृष्टि। पहली बात, उनसे पूछो तो वो बार बार जवाब देंगे कि इस बार का चुनाव हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के नीचे ही लड़ेंगे। नेतृत्व के नीचे लड़ना एक बात है, और क्या आप जीतेंगे तो नीतीश ही आपका मुख्यमंत्री रहेंगे, ये दूसरी बात है। दूसरी बात पे कभी क्लैरिटी नहीं देते हैं, पहली बात वो कहते रहते हैं। आप अलायंस के पार्टनर से भी पूछे, चिराग पासवान से भी पूछे, तो वो भी यही कहेंगे नहीं नहीं, हम नेतृत्व तो नीतीश कुमार जी का होगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जरूर अपना मुख्यमंत्री चाहेगी बिहार में। इट इज टाइम फॉर दैट पार्टी। उन्होंने इतना अपना एक्सपेंशन कर लिया है, परफॉर्मेंस भी अच्छी दी है। लेकिन बिहार में बीजेपी माने किसे अपना? सम्राट चौधरी को भी वो दूसरी पार्टी से लाए हैं। अब माने किसे अपना वाली बात में देखो, वैसे तो हिमंत बिश्व शर्मा भी कांग्रेस से आए थे, है ना सृष्टि, और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में एक बार भी नहीं हिचकी। और अब आप लुकिंग बैक आप कहोगे कि ये सही डिसीजन था, क्योंकि वो जब से आए हैं मुख्यमंत्री, उनका भी कद बड़ा हुआ है, पार्टी का विस्तार हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में पार्टी का विस्तार हुआ है। तो ये बात अभी कहना, अभी डिस्कस करना, हाँ, इट्स रियली अर्ली कि किसको माने अपना। चलिए, बिहार पे तो अब बातचीत आने वाले दिनों में खूब होगी। दिल्ली के बारे में हमने बातचीत आपसे कर ली है, लेकिन आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव।